अभी हम करने वाले हैं इरडोफ का क्वेश्चन नंबर 1.200। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है जेईई मेंस और नीट में। क्वेश्चन क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सन के अराउंड एक प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ पर v वेलोसिटी से, तो आपको बताना है इसका टाइम पीरियड क्या होगा। इतना क्वेश्चन है, ठीक है। सन के अराउंड अगर कोई प्लेनेट घूमता है, मतलब सन को जब हम सेंटर लेते हैं तो बोलते हैं हीलियोसेंट्रिक सेंटर, मतलब सन को अगर सेंटर लेते हैं तो उसको हीलियोसेंट्रिक सेंटर बोलते हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन के जितने भी रिजल्ट आएंगे उसको हम आगे के क्वेश्चन में भी यूज करेंगे, इसलिए आप इसको अच्छे से समझो। यहाँ सन के चारों तरफ ये घूम रहा होगा v मास, मतलब v वेलोसिटी से, ये m मास का प्लेनेट, तो उसको घुमा कौन रहा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा। तो अगर हम लिखें यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो उसको क्या लिखेंगे? mv²/r लिखेंगे। ये f क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। g मास ऑफ द सन, मास ऑफ द प्लेनेट, और r² इज इक्वल टू mv²/r। तो ये जो v आएगा ये ऑर्बिटल स्पीड आएगा। v क्या आएगा? ऑर्बिटल स्पीड आएगा। तो v² की अगर हम वैल्यू लिखें तो क्या लिखा जाएगा? gms/r। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप यहाँ पे नोट कर सकते हो क्या, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी आती है, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो प्लैनेट के मास से इंडिपेंडेंट होती है, प्लैनेट के मास से इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। खैर, तो एक बात ये है, इसको भी अभी आगे के क्वेश्चन में यूज करूंगा। यहाँ पे क्या पूछा? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की वैल्यू लिखी जाएगी 2πr/v। यहाँ पे आपको रेडियस नहीं दिया है, आपको रेडियस नहीं दिया है, तो रेडियस को एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो रेडियस की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? g मास ऑफ द सन डिवाइड बाई v², ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू लाके रखेंगे तो क्या आ जाएगा? टाइम पीरियड की वैल्यू 2π, और क्या लिखा जाएगा यहाँ? r की वैल्यू क्या लिखी जाएगी? g मास ऑफ द सन डिवाइड बाई v³। ये आ जाएगा टाइम पीरियड। ऐसा सिंपल क्वेश्चन। इसी को अगर r के टर्म में लिखते हो तो क्या लिख सकते हैं? t इक्वल टू 2π√gm मास ऑफ द सन, और यहाँ पे r⁴/2 आ जाता है। ऐसा भी यूज करेंगे बहुत बार हम। इस पर तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन तो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये रिजल्ट भी याद रखना है, ये रिजल्ट भी याद रखना है, ये ऑर्बिटल स्पीड का भी रिजल्ट याद रखना है। तो एक सिंपल क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया है, समझ में आया? अब हम बात करते हैं इरडोफ के क्वेश्चन नंबर 1.201 की। 1.201 1.200 का ही पार्ट है। यहां क्या बोला गया? सन के चारों तरफ दो प्लेनेट घूम रहे हैं, एक अर्थ और एक जुपिटर, ठीक है। तो ऐसा मान लेते हैं ये सन है हो गया, ठीक है, इसके चारों तरफ इस पे अर्थ घूम रहा है, यहां जुपिटर घूम रहा है, ये r1 रेडियस में घूम रहा है, तो ये r2 रेडियस में घूम रहा है, ठीक है। बोला है इनके टाइम पीरियड का अगर रेशियो दिया है तो रेडियस का क्या रेशियो होगा? टाइम पीरियड का रेशियो पता है तो रेडियस का क्या रेशियो होगा? तो इसी फॉर्मूले को यूज कर लो। सो T1/T2 क्या आएगा? टाइम पीरियड r के क्यूब के, मतलब r की पावर 3/2 में प्रोपोर्शनल है, तो r1/r2 ऐसे आ जाएगा। मतलब अगर हम r1 r2 की वैल्यू लिखें तो क्या लिखा जाएगा? T1/T2 2/3। ये सिंपल क्वेश्चन हो गया। इसी का अगला पार्ट क्या है? बोला गया इनकी ऑर्बिटल स्पीड का क्या रेशियो होगा? तो ऑर्बिटल स्पीड 1/r के रूट में प्रोपोर्शनल हो रहा है, तो v1/v2 r2/r1 के रूट में प्रोपोर्शनल हो गया। सिंपल क्वेश्चन हो गया ना। इसी में एक्सेलरेशन की बात की है। अगर इस पे फोर्स लगेगा F, इस पे लगेगा फोर्स F की वैल्यू कितना है? ये gms/m/r²। तो एक्सेलरेशन कितना लगेगा? तो फोर्स हमारा है F इज इक्वल टू gms/m/r², और एक्सेलरेशन हो जाएगा m × a। सबको पता है, हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो वो डिस्टेंस के इन्वर्सली स्क्वायर पे डिपेंड करता है, सबको पता भी है। तो यहाँ से अगर हम बात करें एक्सेलरेशन के रेशियो की, अगर बात करें तो क्या लिखा जाएगा? r2/r1 लिखा जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये देखो दो क्वेश्चन सिंपल पूछे गए हैं, लेकिन इनको सिंपल मत समझो, इनकी इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपको ये फिंगर टिप पे रहे। क्यों? ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कहाँ पे पूछे जाते हैं? जेईई मेंस में पूछे जाते हैं, नीट में पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपको रटा हुआ होना चाहिए। हम बात करने जा रहे हैं इरडोफ के क्वेश्चन नंबर 1.202 की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, जरा ऐसे समझो। कोई प्लैनेट अगर सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट पे घूम रहा है, या फिर किसी प्लैनेट के अराउंड कोई सैटेलाइट अगर इलिप्टिकल ऑर्बिट पे घूम रहा है, तो इस क्वेश्चन को करने के बाद काफ़ी कुछ आपकी नॉलेज अच्छी हो जाएगी। और सॉल्व करने के हिसाब से देखो तो ऐसे क्वेश्चन नीट में और जेईई मेंस में बहुत पूछे जाते हैं, जेईई एडवांस में बहुत पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को करने के बाद, इरडोफ के इस क्वेश्चन को करने के बाद आप इरडोफ का क्वेश्चन नंबर 1.203,
1.207, 1.208, 1.209 सब एक साथ कर लोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करने से पहले आपको एलिप्स के बारे में थोड़ा बताएंगे जितना हमारी ज़रूरत का है। ठीक है, इसको जल्दी जल्दी ध्यान से समझते हैं। ये एलिप्स होगा, मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन जो 11th के बच्चे होंगे उनको इतना नहीं पता होगा, तो टेंशन मत लो, इसको आप अच्छे से देखो। ठीक है, ये एलिप्स है ऐसा, ये एलिप्स का सेंटर है, इसको C बोल दिया, और सेंटर का जो कोऑर्डिनेट ले लिया हमने, क्या ले लिया, 0,0 ले लिया। इसके दो फोकस होते हैं, फोकस 1, फोकस 2। ठीक है, F1 और F2 दो फोकस होते हैं। ठीक है, अब इसको बोलते हैं ऐसे वाले, ये मेजर एक्सिस आती है, ये वाली जो एक्सिस होती है इसको माइनर एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, इसको हम A लेते हैं। तो इस पॉइंट का पक्का कोऑर्डिनेट आ गया A,0 आ गया। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस A होगी, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, -A,0 आ जाएगा। इसको माइनर एक्सिस बोलते हैं, इसकी लेंथ B लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0,B, और ये क्या हो जाएगा 0,-B। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, F1 और F2 का कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो F1 का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, ये -AE,0 होता है। क्या होता है, -AE,0 होता है। और F2 का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, वो होता है AE,0 होता है। अब यहां पर क्या है, अगर कोई प्लैनेट रिवॉल्व करता है सन के चारों तरफ, तो सन कहाँ होता है, सन किसी ना किसी एक फोकस पे रहता है। यहाँ पे सन रहता है, किसी ना किसी एक फोकस पे बैठा रहता है सन। ठीक है, सन किसी ना किसी एक फोकस पे रहता है, यहाँ पे रहता है, बढ़िया आराम से मस्त बैठा रहता है। यहाँ पे सन यहाँ रहता है, तो सन यहाँ रहता है, तो जब प्लैनेट जाएगा तो इसका अलग अलग डिस्टेंस पर होगा, तो ये सबसे कम डिस्टेंस होगी, इसको स्मॉल r लिख देते हैं। स्मॉल r क्या है, मिनिमम डिस्टेंस। क्या है, मिनिमम डिस्टेंस। किसके किसके बीच की, प्लैनेट और सन के बीच की, इसको बोलते हैं मिनिमम डिस्टेंस। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये अगर पूरा A है, ये इतना क्या है, A ही है, तो ये कितना आएगा, A माइनस AE, तो ये हो जाएगा ऐसा। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ जब प्लैनेट सबसे दूर होगा तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस, इसको बोलते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस, ये R, ये हो जाता है मैक्सिमम डिस्टेंस। ये अगर नहीं पता है तो आज अच्छे से सीख लो, और इस पर बेस्ड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप बिल्कुल अच्छे से सीखो, कोई आफत नहीं आ रही है ऐसा। इसको बोलते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस। अब आपको पता है मिनिमम मैक्सिमम जोड़ दोगे तो बन जाएगा टोटल, टोटल क्या हो जाएगा, 2a बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2a की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल r प्लस r, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a की वैल्यू आएगी स्मॉल r मिनिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस का आधा, ये a आ जाता है। ठीक है, अब ये इतनी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, AE, ये इतनी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, AE। ठीक है, ये AE कैसे निकालेंगे, ये पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, R, ये कितनी है, R, तो ये AE क्या आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो AE की वैल्यू आती है वो आती है R माइनस स्मॉल r डिवाइड बाई 2, ये आ जाता है AE। ठीक है, कैपिटल R माइनस स्मॉल r डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा हमारा AE। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पे B कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी होता है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करेंगे, किसको, यहाँ पे A की वैल्यू ला के रखो, किस फॉर्म में, A की वैल्यू किस फॉर्म में ला के रखोगे, इस फॉर्म में, और यहाँ पे E की वैल्यू रखो या A की वैल्यू ला के रखो यहाँ से। ठीक है, मतलब हम कह रहे हैं AE स्क्वायर होगा ना ये ऐसे, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ऐसा कह रहे हैं। तो a की वैल्यू ला के रखो, a की वैल्यू रखो तो b आएगा, तो b की वैल्यू जो आती है वो स्मॉल r इंटू r आते हैं रूट ओवर, ये आ जाता है हमारा b। ये माइनर एक्सिस आ गया, ये मेजर एक्सिस आ गया, ये a भी आ गया। ठीक है, ये इतनी बातें हो गई। ठीक है, ये सारी बातों की जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं, इसलिए मैं आपको समझा रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसके एरिया की। एरिया की क्या जरूरत पड़ेगी अभी आपको। ठीक है, हम चाहते तो आपको उड़ा के भी पढ़ा सकते थे, लेकिन नहीं, थोड़ा अच्छे से पढ़ाना चाह रहे हैं। तो ये एरिया की जो वैल्यू आएगी, एरिया एलिप्स का होता है पाई AB, तो पाई AB लिखेंगे तो एरिया क्या आएगा, पाई आएगा, और ये क्या आएगा, A स्मॉल r कैपिटल R, ठीक है, डिवाइड बाई 2, और B की वैल्यू क्या आएगी, रूट ओवर स्मॉल r कैपिटल R। ये इतनी सारी वैल्यूज़ आपको रटी हुई होनी चाहिए एलिप्स के बारे में, तभी आप यहाँ पे क्वेश्चन 200 मतलब 1.202 कर पाओगे, 203 कर पाओगे, 207 कर पाओगे, 8 कर पाओगे, 9 कर पाओगे। ठीक है, ये इतना था जब कोई प्लैनेट इसमें घूम रहा होता है तब। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन बोला गया है कोई प्लैनेट सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी, और हम इसको डेराइव करने जा रहे हैं। हाँ, बहुत सारे बुक्स में, बहुत सारे जगह पे, बहुत सारे टीचर बोलते हैं इसकी वैल्यू ऐसे रट लो, ठीक है, हम भी चाहते बता देते और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होती, लेकिन मैं इसको डेराइव करना चाहता हूँ। क्यों? फिर से वह बात, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ सॉल्व होने वाले हैं और इसलिए। तो यहाँ पे क्या है, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, हमको क्या बोला गया, टाइम पीरियड निकालो। तो ये सन यहाँ पे होगा, तो टाइम पीरियड निकालना है। यहाँ पे सन है, इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो यहाँ पे हम इस बात का यूज करेंगे क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू होता है L/2m। दिस इज मास ऑफ द प्लैनेट। L क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ mp मास ऑफ द प्लैनेट इज इक्वल टू dA/dt। एरियल वेलोसिटीज को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। और ये कांस्टेंट होता है, क्यों? क्योंकि थ्रू आउट मोशन एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा प्लैनेट का। क्यों कांस्टेंट रहेगा? क्योंकि यहाँ पे जो टॉर्क होगा इस ग्रेविटेशनल फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ सेंट्रल फोर्स होगा, उसका टॉर्क 0 होगा, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स है, इसलिए उसका टॉर्क 0 रहेगा, इसलिए ऐसी बात आएगी, ठीक है। तो अब हम जरा बात करते हैं आपसे, यहाँ पर अगर कोई प्लैनेट हो, यहाँ पर और यहाँ पर हो, तो इनके पास 2 वेलोसिटी होंगी। इसको हम बोल देते हैं मान लो v2, इसको बोल देते हैं मान लो v1। तो ये वेलोसिटी जो होगी कम होगी, ये वेलोसिटी ज़्यादा होगी, मतलब बोलो ये स्पीड कम होगी, ये स्पीड ज़्यादा होगी। इसमें हम कई सारी बातें और भी डिस्कस करेंगे, उसको आप ध्यान से सुनना। ये क्या है, बड़ी वाली डिस्टेंस है, ये क्या है, छोटी वाली डिस्टेंस है, ठीक है। इसको हम a1 + e बोलते हैं, इसको a1 - e बोलते हैं, ठीक है। अब हम पूछ रहे हैं कि इन v1 v2 की वैल्यू बताओ क्या आएगा, ठीक है। और अगर ये प्लैनेट यहाँ पे पहुँच जाए, किसी r0 पे पहुँच जाए और यहाँ पे ये v स्पीड से चले, तो ये v0 स्पीड क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे अभी ये इन दोनों के बीच का एंगल अल्फा बन रहा है, तो क्या होगा। तो देखो पहली बात, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्योंकि फोर्स हमेशा ऐसे आएगा, यहाँ पे ऐसे आएगा, यहाँ पे ऐसे आएगा, फोर्स का टॉर्क 0 होगा, इसलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से लिखें, सो बाई एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, और क्या लिखेंगे, कंजर्वेशन। सो बाय एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन यहां क्या लिखेंगे, m मास ऑफ द प्लैनेट, v1 r1 ना लिख के हम कैपिटल R लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, m v2 स्मॉल r, और यहाँ क्या हो जाएगा, m v0 r0 साइन अल्फा। क्यों? m v r साइन अल्फा होगा ना, ये अल्फा है, ऐसा। तो ये एक इक्वेशन आ गई, क्लियर है। एक इक्वेशन एनर्जी की लिखेंगे, एनर्जी कंजर्व रहेगा यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पे, कहीं पे भी देखो। तो इन 2 पॉइंट के बीच में अगर एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें तो क्या लिखेंगे, -g मास ऑफ द सन स्मॉल m डिवाइड बाई ये डिस्टेंस r और हाफ m v1² इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, माइनस का g मास ऑफ द सन और यहाँ पे स्मॉल r और ये स्मॉल m, और यहाँ क्या लिखेंगे, हाफ m v2²। ये एनर्जी इसके भी बराबर रहेगी, किसके, माइनस का g मास ऑफ द सन स्मॉल m और यहाँ के बीच में r0, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, प्लस हाफ m v0²। तो चाहे ये एनर्जी इसके बराबर कर दो, चाहे ये एनर्जी इसके बराबर कर दो, मतलब तीनों एक दूसरे के बराबर रहेंगे, एनर्जी कंजर्व रहेगा। क्यों कंजर्व रहेगा, किसी तरह कोई विस्कस ड्रैग फोर्स नहीं लग रहा है। तो अब अगर हम यहाँ पे इस पहले और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करें तो v1 की वैल्यू मिल जाएगी, v2 की वैल्यू मिल जाएगी, v0 की वैल्यू मिल जाएगी, तीनों वैल्यू मिल जाएगी ना। तो मैं ये वैल्यू लिखना शुरू करता हूँ v1 की। तो v1 की वैल्यू क्या आएगी वो देखते हैं जरा, ठीक है। यहाँ पे जो मैं पहले वैल्यू लिख रहा हूँ, याद करने के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि आप लिखोगे क्या, g मास ऑफ द सन डिवाइड बाई a लिखोगे। इसको हम r और r, कैपिटल R और स्मॉल r को हम a और e के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम वेलोसिटी रहेगी, इसलिए क्या लिखा जाएगा यहाँ 1 - e डिवाइड बाई 1 + e आएगा। याद रहेगा मेरे ख्याल से। अब आपको फिर से नहीं समझ आया, फिर से सुनो। v2 वेलोसिटी बहुत तेज होगी, बहुत ज़्यादा होगी, प्लैनेट बहुत फास्ट चलेगा इस जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + e डिवाइड बाई 1 - e हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब रही बात v0 की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको अलग कलर से लिख रहा हूँ, इसको याद कर लेना। सॉल्व कर सकते हो, करके ही आया है, कोई मैंने कोई अलग से नहीं बताया है, इसको सॉल्व करके ही आया। ये क्वेश्चन जेई मेंस में भी पूछा गया, जेई एडवांस में पूछा गया है कि किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी बताओ, किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी बताओ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद कर लो, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आएगा 2/r0 1 - a, और अब इसका खूब यूज़ करेंगे हम लोग,
ठीक है, ये तीनों वैल्यू आ गई इन दोनों इक्वेशन सॉल्व करके, इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से ही वैल्यू आएंगी। ठीक है, तो आपको ये तीनों वैल्यू मिल गई। अब इन तीनों वैल्यू को हम स्मॉल आर और कैपिटल आर में भी इसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये वैल्यू क्या कहलाएगी, देखो ऊपर नीचे अगर मैं ई से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे मतलब सॉरी ए से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ए वन माइनस ई क्या हो जाता है स्मॉल आर, ए वन प्लस ई क्या बन जाता है कैपिटल आर, तो ये और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे जी एम एस, ये बन जाएगा स्मॉल आर और ये वाला टर्म बन जाएगा कैपिटल आर, और ए की वैल्यू क्या होती है स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर डिवाइड बाई 2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी इसी वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो 2 टाइम्स ऑफ जी एम एस और ये हो जाएगा कैपिटल आर और ये हो जाएगा स्मॉल आर और ये ऐसा। ठीक है, यहाँ पे भी चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जी एम एस 2 कॉमन ले लो यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, ये 1 अपॉन आर नॉट आएगा और यहाँ पे क्या आएगा आपका माइनस का, और यहाँ पे आएगा 1 प्लस आर और स्मॉल आर, ये वैल्यू आ जाएंगी। किसकी आएंगी वैल्यू, ये जो वैल्यू आई है वेलोसिटीज़ की वैल्यू आई है, इस रिलेशन को आपको याद रखना है। ठीक है, कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। क्यों, ग्रेविटेशन के बहुत सारे क्वेश्चन जो ढंग के आएंगे, जेईई मेंस के हों जेईई एडवांस के हों, इन्हीं फॉर्मूले पर बेस्ड होंगे। ठीक है, समझा। तो अभी क्या है, हम पहले 202 नहीं करेंगे, अब हम 207 करेंगे। पहले आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले भी हो रहा है, यहाँ R1 R2 मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस को बोला है, उसके बाद पूछा है एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो हम एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा इस जगह पर, m मास ऑफ द प्लैनेट, v2 छोटी डिस्टेंस है स्मॉल r। ठीक है, वहाँ R2 लिख लेना जो क्वेश्चन में दिया है, मैं स्मॉल r लिख के कर रहा हूँ। यही तुम्हारा वो वाला होगा, मैंने आगे लिख रखा है, तो मैं एक से ही निकाल लूँ, काम बन जाएगा। v2 की वैल्यू क्या आई, ये वाली आई, देखो v2, तो क्या आएगा यहाँ पे 2 GMS कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल R, ये स्मॉल r इनटू ये, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसको हटा दूँ अब सीधा सीधा, इसी स्टेप में कैंसिल होगा तो इसको हटा देते हैं, ये अंदर चला गया, ये एंगुलर मोमेंटम आएगा, याद कर लो इसको। हो गया 207 नंबर क्वेश्चन। 207 सॉल्व करते तो आपको इतना करके सॉल्व करना पड़ता, तो ये 207 नंबर क्वेश्चन हो गया। अभी भी मैं 202 नहीं करूंगा, कोई और क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, देखो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 208 की। ये 208 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला गया पार्टिकल इलिप्टिकल ऑर्बिट पे घूम रहा है, तो किसी इंस्टेंट पर किसी भी जगह पे जो टोटल एनर्जी होगी, क्या वो वैल्यू उस जगह की लोकेशन डिपेंड करेगा, वो या फिर वो इंडिपेंडेंट होगी, वो केवल सेमी मेजर एक्सिस पे डिपेंड करेगी, ऐसा कुछ बोला है। मतलब हम इन शॉर्ट टोटल एनर्जी निकालने जा रहे हैं, बात खत्म है ना। तो टोटल एनर्जी का जो रिजल्ट आएगा वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो पूछा जा सकता है, एज इट इज को पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आप ध्यान से देखो। तो किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी मैंने आपको भी लिख के दिखाई थी, ये होती है, और टोटल एनर्जी, ये भी टोटल एनर्जी है, ये भी टोटल एनर्जी है, वो भी टोटल एनर्जी, सब टोटल एनर्जी ही तो लिखी हुई है। तो किसी इंस्टेंट पर जब आप एनर्जी लिखोगे तो क्या लिखोगे, ई की वैल्यू लिखोगे तो क्या लिखोगे आप, टोटल एनर्जी लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv0² लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी मास ऑफ द सन मास ऑफ द प्लैनेट और उस जगह की लोकेशन, ये तो लिखोगे। अब इसमें वैल्यू भरते हैं, आओ, हाफ जी मास ऑफ द सन मास ऑफ द प्लैनेट, और ये क्या आएगा आपका 2/r0 और माइनस का, और ये हो जाएगा 1/a0, ऐसा a0 बोल रहे थे हम, और माइनस का यहाँ क्या होगा GMS मास ऑफ द सन और ये r0, ऐसा। इसको थोड़ा सॉल्व करो तो क्या मिलेगा आपको, ये आएगा माइनस का GMS स्मॉल m डिवाइड बाई 2a, ये आएगा टोटल एनर्जी। नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि ये बाउंडेड है इसी सन से, इसी सन के चारों तरफ घूम रहा है, इसलिए नेगेटिव आया टोटल एनर्जी। और ये आया a पे डिपेंडेंट, इसका किसी भी तरह से कोई भी लेना देना नहीं उसकी लोकेशन से, और ये वैल्यू फिक्स आ रही इतनी, माइनस का GMS m डिवाइड बाई 2a, ये आएगी टोटल एनर्जी। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, देखो है ना, सिंपल सा क्वेश्चन। बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 202 की, इतनी देर बाद, है ना। ये रिलेशन सबको पता है कि कोई प्लैनेट अगर इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है तो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वैप करता है। क्यों, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम फिक्स होता है, मास ऑफ द प्लैनेट फिक्स है।
इसी को बोलते हैं एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। ठीक, तो आपको पता है कि अगर ये एक राउंड घूमेगा तो ये पूरा एलिप्स का एरिया स्वैप करेगा, पूरा एलिप्स का एरिया स्वैप कर लेगा। और एलिप्स का एरिया क्या होता है? पाई ए बी, आर और बी बता चुके हैं अभी, ये आएगा। ठीक है, तो ये एरिया आ गया। तो अगर मुझे इसका टाइम पीरियड चाहिए तो क्या लिखूंगा? एरिया इतना डिवाइड बाई पूरा टाइम पीरियड टी, और ये क्या आएगा? L बाई 2m। तो L आपको लिखा है, मास ऑफ द प्लैनेट हमने स्मॉल m यूज किया है। तो L बाई 2m का जो रेशियो आएगा, L क्या है यहाँ पे? √2g मास ऑफ द सन स्मॉल r कैपिटल R डिवाइड बाई स्मॉल r कैपिटल R, ये हो जाएगा। और यहाँ पे हाफ रहेगा। और एरिया क्या है? ये पाई स्मॉल r कैपिटल R डिवाइड बाई 2, ये R और R, ये, और यहाँ डिवाइड बाई t। क्लियर है? इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो t की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? पाई, ठीक है, बाई √GMS। ठीक है, यहाँ पे ये √R ये वाला कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया? R प्लस R आ गया। अगर इसको हम डिवाइड बाई 2 करें ऊपर नीचे, तब ये 3/2 बनेगा और यहाँ 2 आ जाएगा, ये ऐसा आएगा। ये क्वेश्चन कई सारी बुक में इस फॉर्म में लिख दिया गया है कि अगर मान लो कोई इलिप्टिकल ऑर्बिट पे मूव करे तो उसका मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस का जो एवरेज होगा, मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस का जो एवरेज होगा, तो ये पढ़ रखा है सर्कुलर ऑर्बिट में जो घूमता है, t = 2π√GMS r की पावर 3/2। तो यहाँ r की जगह पे वो जो r होता है ना, वो r, उस r की जगह पे ये दोनों का एवरेज करके लिख दो, कम चल जाता है। तो एक्चुअली ऐसे आता है, एवरेज जो आता है वो ऐसे आता है। ठीक है, सिंपल सी बात थी, बहुत कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इसके डेरिवेशन बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता रहते, लेकिन रट लेते हैं, उनका काम चल जाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, और इसके पता होने से कोई नुकसान नहीं हुआ। बहुत सारे क्वेश्चन आप देखो हैंडल कर गए, बहुत सारे क्वेश्चन आप बहुत स्मार्टली हैंडल कर गए कि नहीं कर गए? कौन सा? 7 नंबर कर लिया हम लोगों ने 8 नंबर कर लिया, हम लोगों ने 2 कर लिया, अब हम लोग 3 करने वाले हैं इसी में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 203 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इसके सोल्यूशन में कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन जितना अगर आपने पीछे का सब कुछ देख रखा है तो आपको बहुत आसान लगेगा क्वेश्चन। लेकिन एक बात बता दें आपको, ये क्वेश्चन जे एडवांस लायक बिल्कुल है, ये आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? बोला गया सन के चारों तरफ अगर कोई प्लैनेट या अर्थ ऑर्बिट कर रहा था, ऐसे ऑर्बिट कर रहा था, वहीं से अगर मान लो कोई एक स्टोन है, सैटेलाइट है या कुछ भी है, छोटा सा टुकड़ा है, वो यहाँ से गिरना शुरू करता है और सन के सरफेस पे आके गिरता है, सन पे आके गिरता है, तो कितने टाइम में गिरेगा ये बताना है आपको। तो देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, हम मान लेते हैं कि यहाँ से कोई जो गिरा होगा तो ये आया होगा जस्ट सरफेस पे से आके गिरा होगा, मतलब ऐसा आके गिरा होगा, एक एक्सटेंडेड इलिप्स के फॉर्म में आया होगा, ये ऐसे ऐसे आया होगा, इलिप्टिकल पाथ लेके यहाँ पे आके जस्ट गिर गया होगा। ठीक है, तो ये सन का जो रेडियस है, ये सन का जो रेडियस है वही बन गया मिनिमम डिस्टेंस, ऐसे चलता हुआ चला आया, ऐसे चलता हुआ चला आया, ये मिनिमम डिस्टेंस बन गया। और ये जो ऑर्बिट था, अर्थ के ऑर्बिट से आके गिरा है, तो ये जो रेडियस था जो अर्थ के लिए ऑर्बिट बन रहा था वो मैक्सिमम डिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना है, यहाँ से यहाँ तक में आने में कितना टाइम हुआ। तो देखा जाए रेवोल्यूशन जो करता, एक रेवोल्यूशन करता अगर इस इलिप्स पे कोई प्लैनेट चलता तो उसका टाइम का आधा टाइम होगा कि नहीं होगा यहाँ से यहाँ तक आने में। यहाँ से यहाँ तक आने का जो टाइम होता वो इस प्लैनेट की, अगर मान लो यहाँ कोई प्लैनेट होता और इस इलिप्टिकल पाथ में चलता तो उसके टाइम पीरियड का आधा होता कि नहीं होता। ठीक है, और अर्थ के टाइम पीरियड का यहाँ फॉर्मूला क्या था? अर्थ के टाइम पीरियड की अगर हम फॉर्मूले की बात करें, टीई लिखें तो क्या आएगा यहाँ पे 2π√, अर्थ के प्लैनेट के मास से कुछ मतलब है नहीं, और यहाँ पे r की पावर 3/2 लिख देते, ये इतना हो जाता। अर्थ के टाइम पीरियड की बात होती। अब इस प्लैनेट, जो ये प्लैनेट था जो एक्चुअली इस पे आके गिर रहा था, इसके अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो क्या हो जाएगा? इसका टाइम पीरियड t लिख देते हैं, और क्या लिखेंगे
2 पाई लिखेंगे। ये सर्कुलर ऑर्बिट पे घूम रहा था, क्वेश्चन में गिवन है आपको, ठीक है। और ये इलिप्टिकल पे चल रहा था, तो इलिप्टिकल पे चलता है तो क्या करते हैं, मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस का एवरेज करके पावर 3/2 लिख देते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन मुझे पूछा गया कि ये जो प्लैनेट है कितनी देर में गिरेगा आके इस पे, मतलब कितनी देर में जस्ट इस जगह से पास होगा। तो जो मुझे टाइम निकालना है वो एक्चुअली t/2 होगा, ठीक है। तो ये जो t लिखा जाएगा वो क्या आएगा, वो आएगा π√/gms, ठीक है। अब मैं यहाँ पे खेल करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो क्या, ठीक है। ये जो रेडियस ऑफ अर्थ होती है, सॉरी रेडियस ऑफ द सन होता है, और ये अर्थ और इसका जो रेडियस होता है, ठीक है, मतलब अर्थ के ऑर्बिट का जो रेडियस होता है और अर्थ का जो सन का जो वो रेडियस होता है, उसमें जो 1000 गुने का फर्क होता है, 1000 टाइम का लगभग फर्क होता है। अर्थ जिस ऑर्बिट में घूमती है सन के चारों तरफ, उसका जो वैल्यू होता है वो, और प्लस जो सन का जो रेडियस होता है वो, उसमें 1000 गुने का फर्क होता है। मतलब ये डिस्टेंस 1000 का फर्क होगा, मतलब ये अगर 1000 होगा तो ये 1 होगा, तो इनको इसमें जोड़ देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब बहुत छोटी क्वांटिटी है। इस क्वांटिटी को मैं इग्नोर कर सकता हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और यहाँ पे केवल r/2 लिख दूंगा, और ये पावर 3/2 हो जाएगी, ठीक है। कहाँ से आया, पिछले वाले पार्ट से आया, जो हमने 202 देखा था उससे आया, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो बताओ, मेरे ख्याल से नहीं होगी, ठीक है। अब मुझे सॉल्व करना, वैल्यू निकालना, तो मैं इनका रेशियो ले लूँ, क्योंकि मुझे पता है इसकी वैल्यू 24 घंटे होती है, मैं सारा वैल्यू निकाल लूँगा। तो टी की जो वैल्यू आएगी, वो टी की वैल्यू क्या आएगी, t/TE, अर्थ का टाइम जो हो जाएगा उसकी जो वैल्यू लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी, r/2 की पावर 3/2, और यहाँ 2 का था तो 1/2 अलग लग जाएगा। सो जो t की जो वैल्यू आएगी या टाइम की जो वैल्यू आएगी, टाइम अर्थ के रेवोल्यूशन का, ये r कैंसिल हो जाता तो यहाँ 1/2 बचता, तो यहाँ क्या आएगा 1/2 की पावर 5/2, ये टाइम आ जाएगा, इतना टाइम लगेगा, ठीक है। ये टाइम की वैल्यू आएगी, इतना टाइम लगेगा, ठीक है। TE और 2 5/2। अर्थ को रिवॉल्व करने में कितना टाइम लगता है सबको पता है, सन के चारों तरफ कितना लगता है, 365 दिन, 365 डेज रखो, ये वैल्यू रखो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था 203, लेकिन बहुत सारे बच्चों से नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये चीज़ इमेजिन नहीं कर पाते। ये चीज़ इमेजिन करने के लिए पीछे का बैक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो अभी जो बाकी क्वेश्चन हम कर रहे थे 202, 203, 208, 207, उसी का एक छोटा सा पार्ट है 209। इसमें कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, टेंशन मत लेना, कैलकुलेशन ही है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने पहले बताया था एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा, इसलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया, ठीक है। ये पूछ रहे हैं मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस कितनी आएगी, वो निकालना है। तो हमने कहा एनर्जी कंजर्वेशन लिखो, यहाँ पे एनर्जी लिख दी, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पर एनर्जी लिख दी, और उसके बाद मैंने किसी इंस्टेंट की एनर्जी लिख दी। यहाँ पे ये आपसे मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस जो है V0 के फॉर्म में जाते हैं, और ये जो एंगल अल्फा बना था इस साइन के फॉर्म में जाते हैं। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, इस V1 को रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, किससे, V0 R0 साइन अल्फा से, तो ये वैल्यू भर दी और सॉल्व किया, तो ये क्वाड्रेटिक बनी, R में क्वाड्रेटिक बनी, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो R की 2 पॉसिबल वैल्यूज आएंगी। 2 पॉसिबल वैल्यूज कौन सी आएंगी, एक होगी ये वाली और एक होगी ये वाली। तो क्वाड्रेटिक की इक्वेशन जो सॉल्व करोगे, मैं सॉल्व नहीं करने जा रहा, ये भी जान लेना, ठीक है, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है, वो आप सॉल्व कर लेना। ये क्वाड्रेटिक बनेगी, इसके 2 रूट्स आएंगे, एक जैसे आप देखते हो -b प्लस माइनस, वो जो प्लस माइनस होता है √/v² - 4ac का, तो जो प्लस माइनस से प्लस ले लोगे तो मैक्सिमम बन जाएगा, माइनस ले लोगे तो मिनिमम आएगा। तो देखो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। क्लियर। अब हम लोग करने जा रहे हैं एडोब का क्वेश्चन नंबर 1.204। इस क्वेश्चन में है क्या, बोला क्या गया कि जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, अर्थ है, अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, सन हमारा सेंटर पे है, तो यहाँ पे सन की कुछ डेंसिटी वगैरह दे रखी है। लेकिन क्या एक दूसरा इन्होंने सोलर सिस्टम बनाया है, वहाँ पे उसको साइज को रिड्यूस कर दिया गया है, ईटा टाइम रिड्यूस कर दिया गया है, लेकिन डेंसिटी अभी भी वही रखी है, डेंसिटी कांस्टेंट रखी है। तो बोला गया टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन किस हिसाब से चेंज होगा। तो ये क्वेश्चन भी 202 के जैसा ही है। क्या बताया था 202 में मैंने आपको कि 2 पाई √/GMS
r⁵ ऐसा होता है ना। r क्या होता है, ऑर्बिट की बात होती है यहाँ पे। जैसे ये सन है, ये सन का रेडियस हो गया और ये आपका ऑर्बिट का रेडियस हो गया। ये स्मॉल r ऑर्बिट का रेडियस हो गया और ये मान लेते हैं कैपिटल R सन का रेडियस हो गया। ऐसा कुछ है, ठीक है। इसमें घूम रहा था तब की बात थी। खैर, जरा इसको हम डेंसिटी के टर्म में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने डिमांड करी है डेंसिटी के टर्म में लिखो। तो मास ऑफ द सन जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, 4/3 पाई r³ और डेंसिटी। क्यों डेंसिटी टर्म में डिमांड की? क्योंकि बोला इन्होंने डेंसिटी कांस्टेंट रखा है। तो अगर हम यहाँ पे इसको लिखें तो क्या आएगा, 2 पाई आएगा और यहाँ पे √ओवर आएगा, 4/3 पाई g आएगा और यहाँ पे डेंसिटी आएगा। अब यहाँ पे लिखें तो r लिखा जाएगा और यहाँ पे r की वैल्यू लिखी जाएगी और ये पावर हो जाएगी 3/2। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, होनी भी नहीं चाहिए। तो टाइम पीरियड हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मान लो, ठीक है। बोला गया है यहाँ पे इस पूरे सोलर सिस्टम को ही रिड्यूस कर दिया गया है ईटा टाइम्स, लेकिन डेंसिटी वगैरह नहीं चेंज किया गया है। तो देखो आपका g नहीं चेंज होगा, रो नहीं चेंज होगा। चेंज क्या होगा, ये भी ईटा टाइम्स चेंज हो जाएगा और ये भी ईटा टाइम्स मान लो चेंज हो जाएगा। अगर ये दोनों क्वांटिटी ईटा टाइम्स चेंज हो जाएंगी तो इनका रेशियो तो कांस्टेंट ही आएगा, रेशियो में कोई चेंज आने से रहा। इसका मतलब टाइम पीरियड सेम रहेगा। ये क्वेश्चन जेई में मेंस में आ जाए तो बहुत सारे बच्चों से गलत हो जाएगा, पक्का गलत हो जाएगा, जान लो। और यही क्वेश्चन अगर नीट में आ गया, अरे बहुत भौकाली क्वेश्चन आया था, लेकिन उनके लिए नहीं, जिनकी रैंक आने वाली वो कर लेंगे इसको ऐसे चुटकियों में, ठीक है। इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लो, कोई खास क्वेश्चन नहीं है। अब हम बात करते हैं एरोडोव के क्वेश्चन नंबर 1.205 की। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन के लिए बिल्कुल तैयार रहो, आप मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर रहो, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ क्या बोला गया है, 2 प्लैनेट हैं, 2 मास हैं, एक दूसरे के अट्रैक्शन फोर्स की वजह से रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसे से राउंड एंड राउंड घूम रहे हैं, ठीक है। इनके रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड t दे रखा है। क्या दे रखा है, रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड t दे रखा है और इन दोनों का कंबाइंड मास m दे रखा है। इनकी सेपरेशन बतानी है, इनकी सेपरेशन बतानी है क्या होगी। अब एक खास बात इसमें यह पूछा जाता है, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो प्लैनेट है ना, ये प्लैनेट ये घूम रहे होंगे, रिवॉल्व कर रहे होंगे, तो किस पॉइंट के अबाउट रिवॉल्व कर रहे होंगे। तो हमेशा के लिए ध्यान रख लो, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है, तो सेंटर ऑफ मास कहीं हिलने वाला नहीं है, तो ये घूमेंगे किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेंगे। तो मान लेते हैं इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा। यहाँ कहीं होने के लिए हमने ऐसे रैंडमली मान लिया कि m1 बड़ा है m2 से, इसके अबाउट घूम रहे होंगे। तो इसके अबाउट घूम रहे होंगे तो क्या हो रहा होगा, ये r1 रेडियस में घूम रहा होगा और ये r2 रेडियस में घूम रहा होगा। इन शॉर्ट, यहां से सेंटर ऑफ मास वाली लोकेशन से देखा जाए तो जितनी डिस्टेंस पे ये m1 मास होगा वही ये r1 होगा और ये जितनी दूर पे होगा वही r2 होगा। तो मेरे ख्याल से सबको r1 निकालना आता है। इस मास से सेंटर मास कितनी दूर होगा, m2 टाइम्स ऑफ l डिवाइड बाई m1 प्लस m2 में डिटेल में सारा इसका डिस्कशन किए लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस के पूछे जाते हैं। यहाँ से कितनी दूर पे होगा, तो ये r2 पे होगा। तो ये आप अच्छे से देख लो, खाली इस लिहाज से ना देखो कि ये एरोडोव का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा सकता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। कहो यही पूछ लें कि ये प्लेनेट किस रेडियस में घूम रहा है, ये प्लेनेट इस रेडियस में घूम रहा है, ये प्लेनेट किस रेडियस में घूम रहा है, ये प्लेनेट इस रेडियस में घूम रहा है। क्या इनकी वेलोसिटी सेम होंगी? बिल्कुल नहीं सेम होंगी। इनका रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड सेम होगा, इनका ओमेगा सेम होगा, लेकिन इनका टाइम पीरियड सेम होगा, लेकिन इनकी वेलोसिटी सेम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अगर इनकी वेलोसिटी डिफरेंट हो जाती तो मैं एक फोटो बना के दिखाता हूँ, आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक बात आपसे कहनी है ये कि तुम लोगों ने देखी होगी चेन्नई एक्सप्रेस पिक्चर, उसमें कहते हैं कि दीपिका पादुकोण से कहा जाता है वो शादी होने के बाद वो स्टार देखो, एक्चुअली वो बाइनरी स्टार सिस्टम है जो हमारे मुनियों ने बताया था। सप्तऋषि के पास एक पीछे छुपा हुआ तारा होता है 2, वो तारे क्या होते हैं, वो एक दूसरे के अबाउट घूम रहे होते हैं, उनको बोलते हैं, वो म्यूचुअली अट्रैक्शन की वजह से घूम रहे होते हैं। तो उन्होंने पहले ही बता रखा था, आज के कई हज़ार सालों पहले बता रखा था कि एक दूसरे के म्यूचुअल अट्रैक्शन से घूम रहे हैं। वो बाइनरी स्टार सिस्टम की बात थी, कभी इसके बारे में डिटेल में बात हम करेंगे। तो ये R1 रेडियस में घूम रहा है और ये R2 रेडियस में घूम रहा है। अब खुद सोचो, ये इनकी लोकेशन हमेशा ऐसी बनी रहनी चाहिए, तो ये ऐसे ऐसे तो घूमेंगे,
एक साथ घूमेंगे, मतलब जब ये यहाँ होगा तो यहाँ होगा, जब ये यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा तो ये यहाँ आ जाएगा, तो एक ही टाइम में घूमेंगे इक्वल एंगल, मतलब इनका एंगुलर स्पीड सेम होगा, तो इसकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी, ठीक है, इसकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी, ठीक है। ओमेगा सेम होगा, तो ओमेगा सेम होगा तो क्या हो जाएगा, ओमेगा सेम कर दो तो क्या आएगा, v बाई आर होता है ओमेगा इक्वल टू v बाई आर होता है ना, तो हम बोल सकते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पे v1 बाई r1 इज इक्वल टू v2 बाई r2। ये कांस्टेंट है तो जिसका r बड़ा उसका v बड़ा, ठीक है। इन शॉर्ट अगर हमें पता है m1 बड़ा है m2 से, तो पक्का क्या हो जाएगा, r2 बड़ा होगा r1 से, r2 बड़ा होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, v2 बड़ा होगा v1 से। तो जिसका मास बड़ा होगा, जो हैवी होगा, जो हैवी होगा, ठीक है, जो हैवी होगा वो स्लो चलेगा, जो लाइट होगा वो फास्ट चलेगा। दिख गया ना यहाँ से, यही क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हैवी है वो स्लो चलेगा या लाइट वाला स्लो चलेगा। तो अब खुद बता सकते हो, जो हैवी है, जो हैवी मास है उसके लिए आर कम होगी, ये कम होगा, जब आर कम हो जाएगा तो वैसे वी कम हो जाएगा, ठीक है। तो हैवी वाला स्लो चलेगा, लाइट वाला फास्ट चलेगा। ओमेगा दोनों की सेम आएंगी, लीनियर स्पीड डिफरेंट आएंगी। मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। खैर अब दूसरी बात करते हैं। देखा जाए तो इस पे जो लग रहा है फोर्स F, वही फोर्स लग रहा है इस पे F, तो इसको कौन घुमा रहा है, इसको इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स घुमा रहा है, ठीक है। और क्या घुमा रहा है, इसको दे रहा है यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रहा है, इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रहा है AC, इसको इधर मिल रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC। तो अगर हम यहाँ बात करें तो लिख सकते हैं F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 ओमेगा स्क्वायर r1, या फिर बोला जाए m2 ओमेगा स्क्वायर r2, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेंट्रीपिटल फोर्स ही चला रहा होगा। तो अगर हम यहाँ पे लिखें सेंट्रीपिटल फोर्स क्या आएगा, लिखा जाएगा G m1 m2 डिवाइड बाई L स्क्वायर, क्या आएगा L स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा m1, और यहाँ पे r1 की वैल्यू लिख दो, अब r1 की वैल्यू क्या आ जाएगी m2, और यह हो जाएगा L डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब यहाँ पे आएगा ओमेगा स्क्वायर 2 पाई बाई टी का स्क्वायर, क्योंकि हमें तो टाइम पीरियड पता है, ये m1 m2 कैंसिल हो गया, ये m1 प्लस m2 की वैल्यू हमारे पास m थी, तो लिखा जाएगा g, ये m1 प्लस m2 m हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका L क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 पाई बाई टी स्क्वायर। सो L क्यूब की वैल्यू जो आएगी वो आएगी जी एम टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई। बहुत सारे लोगों को ये रिजल्ट में कोई दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आ रही होगी। पूछो क्यों नहीं नज़र आ रही होगी, क्योंकि उन्होंने ये सब पहले से देख रखा है। क्या देख रखा है, वो बोलेंगे सर ये तो वही वाला फॉर्मूला है। कौन सा वाला फॉर्मूला है बताओ, जो हम टाइम पीरियड के लिए यूज़ कर